गांव आप देहात में सोच कहावत चलती है क्या कि जिसका नमक खाया है उसको वोट देना है। नहीं, लेकिन खराब नमक है, वो खाया ही नहीं, लोगों ने फेंक दिया, इसलिए वो नमक नहीं खाया तो वोट भी नहीं देंगे। आपने उन बच्चों को भी पकड़ पकड़ के उनको सजाएं दी जिन्होंने पेपर खरीदे, क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं ऐसी थी, तभी तो खरीदे ना उन्होंने। आजकल एक नया नाम आया बाबा बालकनाथ का, कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, क्या लगता है? आपके घर में बच्चे आए थे नौकरी मांगने के लिए, वो वीडियो आजकल भी चल रहा है। बिल्कुल। आपने किस तरह से उनको धक्के दे के बाहर निकाला। सुभाष महरिया जी थे, वो पिछली बार डोटासरा जी के साथ थे, लेकिन डोटासरा जी तो कहते हैं कि ये तो झूठों के बादशाह हैं, अलग अलग एलिगेशन लगाते हैं उनको। आपने गुरुओं को क्या बेइज्जत किया था, भूल पाएंगे वो लोग? वो बच्चे भूल पाएंगे जिनके पेपर लीक हुए हैं? वो बच्चे भूल पाएंगे जिनको आपने धक्के दे के बाहर निकाला, जिन बच्चों ने ये भी कहा था कि चुनाव में हम आपके सामने आएंगे। हम सब ने इकट्ठे होके और सुभाष जी को ये बता दिया है कि चुनाव आप नहीं, हम सब मिलके लड़ेंगे और हम कमल का फूल खिलाएंगे। और आम आदमी को ये कह दिया कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। कैसे पॉसिबल है सर? दिल्ली जाकर आए हैं, बड़े नेताओं से मुलाकातें हुई है, सूत्र बताते हैं हमारे यहाँ से। तो क्या लगता है लोकसभा का दावेदार दांव खेल सकती है भाजपा? 2000 करोड़ रुपए के इश्तेहार छपा दिए इन्होंने पिछले 3 महीने में। 1000 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ अपने मंत्री, मुख्यमंत्री और अपने अफसर्स को मोबिलाइज करने में उस आफत कैंप में लगा दिया। काम कीजिए तो सही। आपने क्या किया? आपको जो वोट देने वाले हैं उनको आप ट्रांसफर करवा के ले आए, जिनको नहीं दिया आपने उनको जैसलमेर दिखा दिया, किसी को जालोर दिखा दिया। और आप मानसिकता देखिए, जितने भी काम होने जा रहे हैं वो 5वें साल के एंड में होने जा रहे हैं, वो सिर्फ कागजी। आप सोचिए 5 साल पूरे मिले थे, क्यों ये जिला अस्पताल पहले नहीं बना सकते थे? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ T24। RJ T24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे आपके सवाल पूछते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया भी यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, उन्हीं भाजपा के दावेदारों में से एक दावेदार डॉक्टर रामदेव चौधरी साहब, जो कि लगातार तैयारी कर रहे थे और भाजपा से टिकट मांग रहे थे। क्या कारण रहा कि भाजपा ने टिकट काट कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सुभाष महरिया को टिकट दिया गया, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इनका आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है और भाजपा का विजन क्या है, उन सब के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका RJ T24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों जी का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप लगातार भाजपा से तैयारी कर रहे थे, फील्ड में भी जा रहे थे, लोगों से रूबरू हो रहे थे, क्या कारण रहा कि आपकी अचानक टिकट कट गई और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर सुभाष महरिया जी को टिकट मिल गई? अभिषेक जी, कारण तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे विचार से हमारी जो सर्वोच्च टीम है, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, आला कमान है, उनको शायद ऐसा लगा है कि जो हमारे जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं वो सुभाष जी हो सकते हैं। तो ऐसा सोच के ही हमारी पार्टी ने तय किया होगा। और हमारी सबकी भी अब आज के दिन यही सोच है कि जिस किसी को भी सिंबल मिले, हम साथ जुटने थे और जुट चुके हैं। हम सब ने इकट्ठे होके और सुभाष जी को ये बता दिया है कि चुनाव आप नहीं, हम सब मिलके लड़ेंगे और हम कमल का फूल खिलाएंगे। जी, अब आप सारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो एक मंच पे आ गए हैं, एक जाजम पे आ गए हैं, लेकिन आप लगातार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फील्ड में गए हैं और आपने समस्याएं भी देखी हैं, तो आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिले? मूलभूत समस्याएं आज भी सारी की सारी लगभग वैसी ही हैं। आप देखिए, समस्याएं जैसे कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, ये सारी की सारी चीज़ें आज भी हमारा लक्ष्मणगढ़ वंचित ही है। हाँ, ये बात ज़रूर है, कुछ जगह ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसके लिए मैं डिनाई नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा, लेकिन उनकी कितनी उम्र है वो टाइम बताएगा। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि 4-6 महीने में हमारी सड़कें वापस टूट जाती हैं। कुछ जगह ऐसा हुआ है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की नींव डली है, एक पार्क बना है। ये वो चीज़ें हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के और हमारे विधायक जी बताते रहते हैं कि हमने ये काम करवा दिया, वो करवा दिया। काम होगा तो पब्लिक खुद कहेगी काम हुआ। जी, आपने कहा विधायक जी ने बहुत पब्लिसिटी की है। आपके विधायक जी तो कहते हैं कि हमने कई हज़ारों रुपए, यहाँ हज़ारों करोड़ों रुपए मतलब
विधानसभा क्षेत्र में दिए हैं, 1100 किलोमीटर सड़कें बनाई है, जाल बिछा दिया है पूरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में, तो उनमें कितनी सच्चाई है फिर? दुख होता है। अभी हाल ही में हॉस्पिटल का भी बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया था। हाँ, कार्यक्रम रखा है अभी आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले, जी। क्योंकि उनको पता था कि अगली बार उनको आना नहीं, तो अब अगली सरकार जो आएगी वो बनाएगी। आप सोचिए 5 साल पूरे मिले थे, क्यों ये जिला अस्पताल पहले नहीं बना सकते थे? और उनके पास तो 5 साल नहीं है, उनके पास तो 15 साल है। 15 साल में साहब टाबर बड़ो हो जाए, 10वीं पास कर ले, बिल्कुल। तो 15 सालों में अब कैसे याद आई ये बताइए। चलो आपको याद आई ये भी अच्छा हुआ, बट याद आपको 5वें साल के एंड में क्यों आई? आप तीसरे चौथे साल में करवाते, अब तक तैयार हो जाता, तैयार करके उसका फिर फीता काटते ना, कितना अच्छा लगता है। आप मानसिकता देखिए, जितने भी काम होने जा रहे हैं वो 5वें साल के एंड में होने जा रहे हैं, वो सिर्फ कागजी बातें। ऐसे ना करें। आप यदि काम करेंगे, आपकी हर हालत में, कहते हैं ना कि घाव तो दुश्मना को शरणो थे तुम्हारा विधायक हो, तो यदि आप काम करोगे तो चाहे विपक्षी पार्टी के क्यों ना हो, हम 100% उनकी सराहना करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। काम कीजिए तो सही। आपने क्या किया? आपको जो वोट देने वाले हैं उनको आप ट्रांसफ़र करवा के ले आए, जिनको नहीं दिया आपने उनको जैसलमेर दिखा दिया, किसी को जालोर दिखा दिया, और अपने भाषण में कहते हैं कि यदि कोई मुझे वोट नहीं दिया उसमें से एक को भी बता दें कि मैंने ऐसा किया क्या। आपके घर में बच्चे आए थे नौकरी मांगने के लिए, वो वीडियो आजकल भी चल रहा है। बिल्कुल। आपने किस तरह से उनको धक्के दे के बाहर निकाला। फिर आपके घर में टीचर्स आए, कहावत है गुरु गोविंद दोऊ खड़े क्या के लागू पाए। जिन गुरु के आप बेटे हैं, आपने गुरुओं को क्या बेइज्जत किया था, भूल पाएंगे वो लोग? वो बच्चे भूल पाएंगे जिनके पेपर लीक हुए हैं? वो बच्चे भूल पाएंगे जिनको आपने धक्के दे के बाहर निकाला, जिन बच्चों ने ये भी कहा था कि चुनाव में हम आपके सामने आएंगे? तो मंत्री जी, अब आप कह रहे हैं कि मैंने 3 लाख नौकरियां हमने दी है और 3 लाख और निकाल दें। वो बच्चे वही तो मांगने आए थे। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो कहाँ से दे देंगे आप? बातें ना करें प्लीज़। बातें करने से उल्टा घाव कुरेदने जैसी हालत होती है। आप यदि सच में दिल से आप बच्चों को कुछ देना चाहते थे, तो अब तक जो पेपर आउट हुए ना, उन सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, उनकी सबकी 2.5 साल की सबकी, मैं तो कहता हूँ बेरोजगारी भत्ता जमा हो जाना चाहिए था उन बच्चों को। डोटासरा जी तो कहते हैं जब मेरे हाथ में कलम थी तो मैंने पूरे राजस्थान में रोजगार की जो मतलब शिक्षा के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए थी वो सब कुछ करवा दिया आपसे मैंने। कुछ छुपा है क्या अभिषेक जी? 19 पेपर आउट हुए, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, और रिकॉर्ड बनाया ही तो बनाया, अब तक उनको कोई सज़ा नहीं हुई जिन्होंने पेपर आउट करवाए, क्योंकि उनको पता है वो अभी मेरे विचार से जो मैन कल्प्रिट है उसको अभी हाल ही में ईडी का आया था, पकड़ा हुआ है, और वो बुलाओ। जब नाम निकलेंगे तो बहुत सारे नाम निकलेंगे, और आप देखना ये दूर तलक जाएगी जब बात निकलेगी, तो इतनी आसान नहीं है, पीछा नहीं लेकिन आप छूटेगा। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पेपर लीक तो भाजपा की सरकार में भी हुए थे, वसुंधरा राजे की सरकार में भी हुए थे। डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा पेपर लीक किसी भी सरकार में हो, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए। ये सोच कैसे सकते हैं एक बच्चे की, यदि उसने 2 साल मेहनत की और जिस किसी प्रोफेशन के लिए उसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम का पेपर आउट हो गया और वो बच्चा 2 महीने बाद में उसकी एज ओवर हो गई, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो उन बच्चों की एज जो लिमिट कर रखी है उसमें आपको ढील देनी पड़ेगी, उन बच्चों के जो खर्चे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, उस एग्ज़ाम्स के वो फार्म की फ़ीस ना लगे ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। यदि आप कुछ नहीं रोक पा रहे हैं तो कुछ तो दें। बच्चों को कब लगना तो चाहिए कि यस, ये सरकार हमारे भविष्य का ध्यान रख रही है। आपने सिर्फ ये बातें कर देने से क्या हो जाएगा कि हम उनका कानून बनाने जा रहे हैं। आपने उन बच्चों को भी पकड़ पकड़ के उनको सजाएं दी जिन्होंने पेपर खरीदे, क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं ऐसी थी, तभी तो खरीदे ना उन्होंने। जी। वो बेचारे पैसे लेके आए कहीं से, वो आपको दिए, आपको मतलब आपके जो भी आदमी थे जिन्होंने घपले किए उनको दिए, और अल्टीमेटली उनको सज़ा भी मिल रही है, ज़िंदगी भर वो झूलेंगे भी, क्योंकि आपकी व्यवस्थाओं के कारण वो चोर बने। जी, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, और डॉक्टर का जो प्रोफेशन है होता है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का होता है जी। कि भगवान के बाद में डॉक्टर का नाम आता है कि भगवान डॉक्टर ही होता है जो कुछ होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है एजुकेशन के साथ साथ में, जो चिकित्सा विभाग है उसकी से अभी जो राइट टू हेल्थ आया था, ऐसी योजनाएं हैं सरकार है जो इलेक्शन के टाइम पे लेके आई है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इसको सुधार लाने के लिए, आज भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है इस
डिपार्टमेंट के अंदर, इसमें सुधार लाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? अभिषेक जी, पहली बात तो बचा लिया हमने, उस राइट टू हेल्थ को आने नहीं दिया, अदरवाइज ये सारी की सारी स्कीम्स बंद हो जाती। आपने पेट्रोल पंप्स का हाल नहीं देखा, सारे के सारे बॉर्डर पे चले गए। इवन इन दिनों में मैं दिल्ली गया था 2-3 बार टिकट के चक्कर में, तो मैं खुद भी डीजल बॉर्डर पे हरियाणा या दिल्ली से भरवाता था, क्योंकि एक जगह 5 रुपये कम है, एक जगह 6 रुपये कम है यहाँ से। यदि ये राइट टू हेल्थ लग जाता, जो एक सगुफा लेके आए थे, लग जाता तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बॉर्डर के बाहर चले जाते, क्योंकि हमने चैलेंज किया था कि जो आप लेके आए हैं वो लागू हो ही नहीं सकता। वो चीज़ें वहाँ हो सकती हैं जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से स्ट्रॉन्ग हो। हेल्थ की डेफिनेशन होती है, हेल्थ इज कंप्लीट मेंटल, फिजिकल And एंड spiritual. सोशल वेलबींग। दैट मीन्स आपको शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, खाना, शेल्टर, ये सारी चीज़ें पहले आपकी प्रोवाइड की हुई होनी चाहिए। आम आदमी का जो नॉर्मल लाइफ है वो इस तरह की होनी चाहिए, तब आप हेल्थ की बात कर सकते हैं। आपने एक इमरजेंसी को ठीक करने के लिए ऐसा सगुफा छोड़ दिया और आम आदमी को ये कह दिया कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पॉसिबल है साहब? कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कब किसको सबको फ्री में देता रहेगा? पॉसिबल है क्या? एक दिन भी नहीं चला पाएगा। जो अपने खर्चे से सारा कर रहा है, कैसे चला पाएगा? आम आदमी को ये समझ में आया कि ये लोग करना नहीं चाहते, उनको ये बताया ही नहीं कि ये जो चीज़ ला रहे हैं ये होने वाली है ही नहीं। हमने चैलेंज किया था और आज देख लो, आचार संहिता लग गई। इन्होंने कहा था हम हमारे हॉस्पिटल्स पे लागू करके बताते, उन पे भी नहीं लागू कर पाए। हम पहले से ही बार बार कह रहे थे कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती, आप क्यों ज़बरदस्ती बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ चुनावी ढकोसला था। सिर्फ चुनावी ढकोसला था। अच्छा सर, इनसे प्रदेश से अपन लक्ष्मणगढ़ की ओर लौट चलते हैं। लक्ष्मणगढ़ की बात करते हैं तो भाजपा ने जो 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, इसमें लक्ष्मणगढ़ का नाम भी शामिल है। आप जहां से आते हैं वहां पे सुभाष महरिया पे दांव खेला है भाजपा ने। क्या लगता है, आप सब एकजुट हो गए हो, डोटासरा को टक्कर दे पाओगे? बिल्कुल, कैसे दे पाओगे? क्यों नहीं। आज तक हुआ ऐसा है कि मैं लक्ष्मणगढ़ आपको क्लियर जी। कर दूं इस बात पे, अभिषेक जी, एमपी के इलेक्शन में लक्ष्मणगढ़ से हम बीजेपी जीतती है। बिल्कुल। एमएलए में हारी है, विधायक में हारी है। हारने का कारण सिर्फ समीकरण थे। अब ऐसा कोई समीकरण नहीं, अब सीधी आमने सामने की टक्कर है और आप देखिएगा हम सारे जुटे हैं तो डेफिनेटली कमल खिलेगा। जी, आप जिस समीकरण की बात कर रहे हैं जिसमें सुभाष महरिया जी थे, वो पिछली बार डोटासरा जी के साथ थे, लेकिन डोटासरा जी तो कहते हैं कि ये तो झूठों के बादशाह हैं, अलग अलग एलिगेशन लगाते हैं उन पे। ये तो देखो, नेताओं की अपनी लैंग्वेज होती है, चुनाव के टाइम पे इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उस समय आपको पता हो तो त्रिकोणीय संघर्ष था। लक्ष्मणगढ़ विकास मंच से दिनेश जी जोशी खड़े थे और इसके कारण जो वोटों का डिवाइडेशन हुआ था बीजेपी की, स्पेशली कमल के फूल के जो वोट हैं, उसके कारण हार हुई थी। अदरवाइज आप जोड़ के देखेंगे तो तब भी जीत तो बीजेपी की हुई। देखिए, पिछली बार की बात तो अलग थी ना। पिछली बार, हाँ, जो पिछली बार का जो समीकरण रहा उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी रही जिनमें कुछ समाजों का नाराज़ होना, कुछ इस तरह के फैक्टर्स होना जो अगेंस्ट गए थे। लेकिन इस बार जो सिलेक्शन है हमारी पार्टी का, वो इस तरह का सिलेक्शन है कि शायद ऐसी कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जी, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं। आप पहले दावेदारी कर रहे थे विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन जब आप इन सब के बीच में दिल्ली जाकर आए, बड़े नेताओं से मुलाकातें हुई है, सूत्र बताते हैं हमारे यहाँ से, तो क्या लगता है लोकसभा का दावेदार दांव खेल सकती है भाजपा? देखिए, ये सवाल ऐसा है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, मैं हूँ और रहूँगा। ये मेरा सवाल इसलिए है डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी हाल ही की बात करें, जो 41 प्रत्याशी हैं उसमें से 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सांसद हैं मौजूदा, उनकी टिकट काट के विधानसभा भेजा जा रहा है। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारी पार्टी में किस आदमी को कौन सा चुनाव लड़वा दिया जाए, ये ऊपर वाले तय करते हैं। और इसलिए कोई ये नहीं है कि भाई मेरे को ये मिलेगा और मेरे को ये नहीं मिलेगा। कौन मुख्यमंत्री बन जाए, किसको एमपी का टिकट दे दिया जाए, किसको एमएलए का दे दिया जाए, ये ऊपर वाले तय करते हैं और काम को देखते हैं, आपकी निष्ठा को देखते हैं, आपकी सोच को देखते हैं, आपकी कर्मठता को देखते हैं, आप में लगन है कि नहीं है, पार्टी के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए काम करने की इच्छा शक्ति कैसी, ये चीज़ें देख के तय किया जाता है। इसलिए मैं इस तरह की कोई बात नहीं कह पाऊँगा आपको कि भाई इस तरह का कोई मुझे कौन आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री बन जाए, आप कह रहे हो कौन मुख्यमंत्री? जी, कौन बन सकता है? भाजपा में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। वसुंधरा राजे अपना अलग गुट लेके बैठे हैं, राठौड़ साहब अलग अपना गुट लेके बैठे हैं, गजेंद्र आपके मित्र हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत, वो कह रहे हैं मैं सबसे मजबूत हूँ। और आजकल एक नया नाम आया बाबा बालकनाथ का, कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या लगता है? ये तो पब्लिक का परसेप्शन है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हर जिनके नाम लिए ये सारे मजबूत बीजेपी के वो लोग हैं
जो अपनी अपनी तरफ से मैक्सिमम सीटें जिताने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में तय हमारा आलाकमान करेगा और सरप्राइजिंग नाम होगा। आप देखेंगे कि कौन एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा जान के भी। अच्छा, जो गहलोत साहब कहते हैं कि मैं सरकार को रिपीट करना चाहता हूँ 2023 में, और 2030 का विज़न लेके चल रहे हैं। कई योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना, आजकल मोबाइल भी फ्री दे रहे हैं, मोबाइल से भी महिलाओं के वोटों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जैसे महंगाई राहत कैंप था, उसमें कई किट बांटे गए। क्या लगता है इन किट के कितना बलबूते फर्जीवाड़ा था रिपोर्ट आपने रिपीट कर देखा नहीं? पाएंगे? मिर्ची में क्या निकला, धने में क्या निकला, अरे नमक को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी मिलावट कर दी। उससे सस्ती चीज़ तो कोई थी नहीं। लेकिन एक गांव आप देहात में सोच कहावत चलती है क्या? कि जिसका नमक खाया है उसको वोट देना है। नहीं, लेकिन खराब नमक है, वो खाया ही नहीं, लोगों ने फेंक दिया, इसलिए वो नमक नहीं खाया तो वोट भी नहीं देंगे। मैं और बता दूं आपको, आप राजस्थान के लोगों को इतना कमज़ोर ना समझें। बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं राजस्थान के। यदि सबसे ज़्यादा अकाल झेलें तो राजस्थान के लोगों ने झेलें, राजस्थान के किसानों ने झेलें। उसके बाद में भी यहाँ सुसाइडल रेट सबसे कम है। इसका मतलब यहाँ का इंसान बहुत मजबूत है। आप छोटी छोटी चीज़ें देके आप इनको कमती ना आंकें, स्वावलंबी बनाएं। आप योजनाएं दें, आप रोज़गार दें, आप इस तरह की चीज़ें दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो। इस तरह की 100 यूनिट फ्री कर देना, लास्ट के 3 महीने में ये नमक मिर्च धना दे के राज़ी करना, ये लोग यहाँ के राज़ी होने वाले हैं नहीं। आप क्यों बिना मतलब आम जन के टैक्स के पैसे का सत्यानाश कर रहे हैं? आपको ये आफत कैंप लगाने थे तो कोरोना के टाइम लगाते ना आप, उस समय सबसे ज़्यादा राहत मिलती लोगों को, आफत में थे लोग, आपने नहीं किया। इवन आपने तो वैक्सीन के लिए कह दिया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। आई मीन कई सारे ऐसे थे बिल्कुल, जो विपक्षी पार्टियों के लोग थे, जो इस तरह कांग्रेस की के बात कई करते नेताओं थे ने तो लगवाए और नहीं थे हाँ, शुरुआत में। और उसके बाद में भाग भाग के जाके लगवाए। इवन कुछ जगह ऐसी थी जो सिर्फ पार्टी के नाम से वैक्सीन को फेंक दिया गया था, हॉस्पिटल्स के पीछे मिली थी। ये वही लोग हैं। तो ये प्रगति की बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ टांग खिंचाई की बात कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि ये अच्छे काम करेंगे हम जी भर के इनकी तारीफ करेंगे, लेकिन सिर्फ बातें करना, इश्तिहारों में बिना मतलब इतने पैसे खर्च कर देना। 2000 करोड़ रुपए के इश्तिहार छपा दिए इन्होंने पिछले 3 महीने में। 1000 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ अपने मंत्री, मुख्यमंत्री और अपने अफसर्स को मोबिलाइज करने में उस आफत कैंप में लगा दिए। इतने पैसों से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता? हर हॉस्पिटल में कहीं अच्छा खासा कोई ऑक्सीजन प्लांट लग जाते, हर जिला अस्पताल में कहीं कैथ लैब लगती, कहीं अच्छे काम होते इस तरह के जो दिखते। मेरे पास, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक नोहर के एक सरपंच जिनकी माँ एडमिट थी, उनको मैंने वैसे ही पूछ लिया कि आप ग्राम पंचायत में कितना काम करवा सकते हैं। तो उन्होंने जो मुझे गांव दिखाया और बताया कि मैंने 27.5 करोड़ का काम करवा दिया 4 साल में। तो मैं सरप्राइज कर गया कि एक सरपंच इतना काम करवा सकता है। उस गांव में वो सारी सुविधाएं दिख रही थी जो मैंने यूरोपीय गांव में देखी थी। इसका मतलब काम करने की यदि इच्छा हो तो बहुत काम करने लायक होते हैं और पैसा खर्च होता है और दिखता भी है। इनका दिखता नहीं, सिर्फ अखबारों में दिखता है। आपने अखबारों की बात की है, इश्तिहारों की बात की है, तो भाजपा ने भी एक इश्तिहार लगाया था, नहीं सहेगा राजस्थान, जिसमें एक किसान की तस्वीर लगाई हुई थी, जो जैसलमेर शायद बाड़मेर की साइड का एक किसान था, जिसके लिए वो खेती नीलाम करने का ऐसा कुछ इश्तिहार था, जिसमें कहा गया कि नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसा, जिसमें किसान ने कहा कि 200 बीघा ज़मीन है मेरे, उसके बावजूद ऐसा इश्तिहार लगाया। तो इश्तिहार तो बीजेपी भी लगा रही है, नहीं, इश्तिहारों का देखिए ऐसे इश्तिहार लगा रही है जो झूठे हैं। ये तो आपने सुना है रियल, क्योंकि उनका नहीं, खुद का वीडियो आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोपेगेंडा रहता है। ये इस तरह के आदमी चुन के ले आते हैं कि भाई ये इनका इश्तिहार लगाया, ऐसा कोई इश्तिहार नहीं लगाया होगा। नहीं, उस किसान ने खुद ने कहा था कि ये फ़ोटो मेरी इसलिए ली गई थी कि आपके कुछ मतलब करवाने हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह करवाने हैं, ऐसे बता के। देखिए, मैं सच बताऊं तो इस तरह का कोई मेरे संज्ञान में आया नहीं। यदि कहीं भी किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी यदि इस तरह की चीज़ होती है तो वो ठीक नहीं लगती है, सीधी सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल है, डॉक्टर रामदेव चौधरी का विजन क्या है पहली बात राजनीति में? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मुख्यमंत्री जी ने 2030 का विजन पूछा है, तो मैं उस विजन की बात करना चाह रहा हूँ कि क्या 2030 का विजन अब एंड में जाके याद आया? अरे आप 5 साल बैठे हुए थे, विजन पहले से तय करते, विजन के आधार पे काम होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में जिन चीज़ों की रियल में ज़रूरत है, हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई कि हम दुनिया में नंबर 1 हैं।
इस पॉपुलेशन का सही सदुपयोग कैसे हो। हम 2036 में ओलंपिक करवाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं। हम 2047 में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी वाला राष्ट्र बनना चाह रहे हैं। तो कैसे बने, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, किसी भी देश को मजबूत होने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, और फिर रोजगार के संसाधन होने चाहिए। यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे जो चीज़ें कम हो रही हैं हम उनसे संचय कैसे करें। जैसे ज़मीन में पानी कम हो रहा है, तो सरकारों के द्वारा वाटर रिसोर्सिंग के लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी, जैसे हमें आज आयात करना पड़ता है बहुत सारा पेट्रोल, डीजल और गैसेस, तो उनकी जगह हम बायोफ्यूल का यूज करें। जिस तरह से गडकरी जी हमारे लेके आए हैं कि भाई हमारी खेती में जो डंठल बच जाती है उससे बायोफ्यूल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, जिससे गाड़ियाँ चलेगी। तो बिल्कुल, इस अभी तरह उन की पे चीज़ें, इस चल तरह की रहा है चीज़ें, वो हाँ। प्रोसेस। तभी हमारी पार्टी में एक सोच आई है कि हम इंटेलेक्चुअल्स लोगों को आगे गन्ने लाएं। से भी गाड़ियाँ चल रही हैं। यस, तो इंटेलेक्चुअल्स लोग आएंगे, इस तरह की चीज़ें पैदा होगी। हमें चीज़ें आयात नहीं, हम निर्यात करें। किसी भी देश की करेंसी कब मजबूत होती है, जब वहाँ से निर्यात बढ़ता है। बिल्कुल, और निर्यात बढ़ेगा, हम चीज़ें यहाँ पैदा करेंगे, हमारी शिक्षा मजबूत होगी, हमारी संस्कृति मजबूत होगी, दुनिया यहाँ आएगी, हमारी हर चीज़ में उत्पादन बढ़ेगा। तो हम विजन इसको कहेंगे। विजन सिर्फ बातें करके एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामदेव चौधरी, जो कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सुभाष महरिया के साथ जो सारे दावेदार थे वो एकजुट हो गए हैं, तो क्या लक्ष्मणगढ़ में डोटासरा गढ़ को ढा पाएंगे या नहीं। और कांग्रेस सरकार रिपीट करना चाहते हैं गहलोत साहब, और भाजपा भी ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किस पे बाजी मारता है और जनता किसके ऊपर मोहर लगाती है। लेकिन आप RJ T24 की चुनावी यात्रा को देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, और आपके गांव में, गांव देहात में भी आते रहते हैं। तो अगर आपके गांव में अब तक नहीं आए हैं तो ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।